with wave optics. तो Huygens principle, wave front, types of wave front and direction of wave, superposition principle, interference, ये सब हमने सीख लिया है भाई साहब. Huygens principle is what? Light travels in the form of waves. तो जब आप वेव्स फॉर्म होते हैं तो वेव से वेव फ्रंट निकलता है, फिर एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट निकलता है, ऐसा तमाम चलता रहेगा भाई साहब कहानी. वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हमने देखा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है. यही स्फेरिकल वेव फ्रंट के बहुत दूर अगर आप चले जाएंगे तो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा. जो सिंपल चीजें हैं वो ये हैं कि रे और वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज व्हाट? तो आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर सम होगा y1 प्लस y2 का. ठीक है. तो ये आपका क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर मिल गया तो y1 एंड y2 भाई साहब, और अगर क्रेस्ट और ट्रफ मिला तो y1 माइनस y2, वेक्टर सम होगा भाई साहब. ठीक है. ओके. इंटरफेरेंस. ठीक है. इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है, वी विल लर्न अबाउट इट. तो एक इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, आपका मिलना, वेव्स का मिलना. ठीक है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब हम भाई साहब पढ़ेंगे. तो अपन ने देखो पहला क्या प्रूव किया था, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया था बाय वे ऑफ लाइट, बाय वेव थियरी. तो हमने क्या माना कि एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऐसे गिर रहा है भाई साहब प्लेन सरफेस पे इस तरह से. ठीक है. तो इंसिडेंट रे पे अगर आपने, तो इंसिडेंट रे, लेट्स से दिस हैज रीच्ड ए, दिस इज येट टू रीच द सरफेस, दिस इज येट टू रीच द सरफेस. ठीक है. ये अभी क्या करेगा भाई साहब, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग बैक, और ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और ये भाई साहब यहाँ पे पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगा. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि आई की वैल्यू आर के बराबर है. ठीक है. तो ये रे ऑफ लाइट है, बाय द टाइम इट हैज रीच्ड हियर, इट इज येट टू रीच हियर. So when B has to reach C, it has to cover a distance, and this distance is covered in time t, and the velocity in the medium is v. तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, vt. ठीक है. बाय द टाइम द रे फ्रॉम A will travel to a distance covering a distance vt, यहाँ पे भाई साहब. ठीक है. तो इसका कितना हो गया r, तो AE वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया भाई साहब आपका vt. यहां से यहां तक आप क्या करोगे भाई साहब, पहले आपने एक ये ले लिया, कंपास ले लिया, ये रेडियस ले लिया. अब इस कंपास को यहां पे रखा और ये रेडियस आर्क ड्रॉ किया. इस आर्क पे आपने डाल दिया एक टैंजेंट. ये जो रेडियस है आपका, टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इन द सेम वे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, रे एंड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमको मालूम है कि AE आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे, और तो इसका मतलब ये आपका वेव फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, और रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका नया वेव फ्रंट हो गया. तो आपका जो CE हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये था आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट. ठीक है. अभी इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, आपका AE का वैल्यू क्या है, VT. VT कैसे मान रहे हैं हम, क्योंकि VT इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B टू रीच C in time t by making a speed of v. it is basically, तो bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है क्या, क्या bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, vt हो गया. और इसी तरह से भाई साहब ae की वैल्यू क्या हो जाएगी, vt. ठीक है. ये दोनों हो गए. ओके. नाउ व्हाट एल्स इज कॉमन अमंगस्ट देम, AC which is basically what, the hypotenuse. और व्हाट एल्स इज कॉमन, 90 डिग्री. तो r H और ये S, इन दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. अच्छा, अभी आते हैं भाई साहब, अगर ये वाला आपका I है, ठीक है, अगर ये वाला आपका I है, तो ये वाला एंगल भाई साहब कितना हो जाएगा, ये तो आपका परपेंडिकुलर है ना, ये वेव फ्रंट रे से परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो गया. तो ये वाली एंगल भाई साहब कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपका I है. ठीक है. I है, तो ये वाली एंगल भाई साहब आपकी कितनी हो गई, 90 माइनस I. अगर ये वाली एंगल 90 माइनस I है, ये वाला देखो कितना है, 90 है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ये आपका 90 माइनस I है, ये वाला 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, I. ठीक है. ओके. तो आपका अगर ये वाला एंगल I है, तो ये वाला एंगल हो गया आपका I. ओके. अगर ये वाला एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, तो अगर ये R है, तो भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल, दिस विल बी 90 माइनस R. और अगर ये 90 माइनस R है इस वाले ट्राइंगल में, ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, R. ठीक है. अभी क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को, कौन सा, BAC को और ECA को क्या कर दिया है, प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So by wave theory, we actually proved that angle of incidence is equal to angle of reflection. In the same way, we have proved that
एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक रे ऑफ इंसिडेंट था, यहाँ पे भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, तो इसके पहले भी हमने देखा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आई। यहाँ पे ये गया दूसरे मीडियम में ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगर ये भाई साहब आपका आर है तो इस वाले में इसमें देखिए भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये आपका आर हो गया, तो ये वाला 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ये वाला 90 माइनस आर, तो ये वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आर। दिस आर इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अभी हमको यहाँ पे देखना है कि हम रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये बी से सी में लेट्स से ये टाइम टी ले रहा है, लेकिन बी से सी में रीच करने के लिए इसका स्पीड इन मीडियम 1 v1 है, तो दिस bc डिस्टेंस कैन बी गिवन बाय v1t। अभी ये बी ए से ई में रीच कर रहा है बाय दैट टाइम। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा v2t। तो आप अगर यहां पे v2t का रेडियस लेंगे, t मतलब सेम टाइम t और v2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपने बना दिया एक रेडियस, और यहां से अगर आपने इसको टेंजेंट डाला तो वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other, and we also know that ray and wavefront are perpendicular to each other. So by that concept your EC becomes the refracted wavefront। तो ये हो गया आपका refracted wavefront। ठीक है, अभी sin i कर लो भाई साहब, sin i इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse, that is BC upon AC, that is V1t upon AC। sin r क्या हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse, that is AE upon AC, तो AE हो गया आपका V2t upon AC। तो ये भाई साहब हो गया। तो अगर हमने साइन आई बाई साइन आर किया तो v1 बाई v2 आ जाएगा। और हमको मालूम है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमारा भाई साहब साइन आई बाई साइन आर आ रहा है v1 बाई v2, तो ये हो जाएगा आपका μ2 बाई μ1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। velocity of light in any medium is basically constant and refractive index is also constant, so their ratios will also be a constant। ठीक है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, और यही भाई साहब है आपका क्या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर ऑन दिस वन हम ओके। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हमने किया था भाई साहब। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, एक रे ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। ये हो गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स मीट, जब क्रेस्ट मीट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मीट करता है तो आपका भाई साहब हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो व्हेन द क्रेस्ट ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स मीट देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स and this is called constructive interference। When the crest and trough of the two interfering waves of same amplitude meet, then the amplitude of the resultant wave is zero and this is called destructive interference। Are we clear to these things people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। Conditions of interference, अभी conditions of interference आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब। We know that the superpositions of two mechanical waves can be either constructive or destructive। In constructive interference, the amplitude of the resultant wave at a given position of time is greater than either of the individual wave। ठीक है, दोनों भी इंडिविजुअल वेव से ज्यादा होगा। If two light bulbs are placed side by side, no interference effects are observed because the light waves from one bulb are emitted independently of those from the other bulb, दूसरे bulb से। ठीक है, the emissions from the two light bulbs do not maintain a constant phase relationship with each other over time। They do not maintain a constant phase relationship। Light waves from an ordinary source such as light bulbs undergo random phase changes। यहां पे देखो ये चीज इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो दो सोर्सेस होंगे वो कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक बल्ब लिया है जिसका पावर वोल्टेज सेम है, समझ लो भाई साहब आपने कोई 100 वॉट का बल्ब लिया है और एक दूसरा बल्ब लिया है सेम वॉट का। ठीक है, 100 वॉट का एक बल्ब लिया है, लेट्स से 220 वोल्ट्स ये लिखा रहता है, दूसरा बल्ब भी आपका 100 वॉट का है, 220 वोल्ट्स का है। दोनों को अगर आपने सेम टाइम पे लाइट किया, दे विल स्टिल नॉट बी बिहेविंग एज कोहेरेंट सोर्सेस। और अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होंगे तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। इसीलिए कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएट करने के लिए हम एक ही सोर्स से दो सोर्स क्रिएट करते हैं। कैसा, एक बल्ब जलाया हमने और यहाँ पे एक हमने दफ्ती रख दी, तो ये दोनों जो स्लिट्स हो जाएंगे जहां से भाई साहब आपके वेव्स एमिट होंगे, ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे और इसी में से इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है,
So if two light bulbs are placed side by side, अगर हमने ये ना करके दो लाइट बल्ब्स रख दिए यहाँ पे, ठीक है, no interferences are observed because the light waves from one bulb are emitted independently of those from the other bulb. इसका भाई साहब इंडिपेंडेंटली एमिट होगा, इसका भाई साहब इंडिपेंडेंटली एमिट होगा. तो मतलब कैसा है देखो, इसका ऐसे वेव्स जा रहा है, इसका भाई साहब हो सकता है ऐसे वेव्स जा रहा हो, मतलब वेव्स दोनों का फ्रीक्वेंसी शायद सेम रहे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है. So the emissions from the two light bulbs do not maintain a constant phase relationship. इनका भाई साहब constant phase relationship maintain नहीं रहता है with each other over time. Light waves from an ordinary source such as light bulb undergo random phase changes in time intervals less than a nanosecond. ठीक है. Therefore, the conditions for constructive interference, destructive interference at some immediate state are maintained only for such short time intervals. Because the eye cannot follow such rapid changes, no interference effects are observed. कोई भी इंटरफेरेंस इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब कभी ऐसा मत मानना कि आप दो बल्ब जिनका वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, उनको अगर आपने साइमल्टेनियसली जला दिया तो वो कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे. नहीं, द आंसर इज नो. ठीक है. कोहेरेंट सोर्सेज आर क्रिएटेड फ्रॉम द सेम सोर्स. ठीक है. सो तो ये आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस इन लाइट वेव्स द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेंटेन्ड. इसको लिख लीजिए भाई साहब. अगर इंटरफेरेंस आपको देखना है, इंटरफेरेंस का पैटर्न अगर आपको देखना है, तो ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए. द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. कोहेरेंट होना जरूरी है. ठीक है. दैट इज दे मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. इनका भाई साहब एक दूसरे के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा. द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक, दैट इज ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ. तो कोई सा भी वेवलेंथ आप चुन ले वहां पे, लेकिन एक सिंगल वेवलेंथ. तो अगर इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको देखना है, so interference pattern can only be observed amongst coherent sources and for monochromatic source of light, that is a source of light which has got a single wavelength. Otherwise you will not be able to witness interference. क्या समझ में आ रहा है? इंटरफेरेंस का ये नेसेसरी कंडीशन है. दिस इज बेसिकली एन एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस. हो गया. चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए एक चीज और जो आपको समझनी है वो है ऑप्टिकल पाथ की. ठीक है. ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका बार बार आएगा, इस पे सवाल बनेंगे. सो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ, अ डिस्टेंस d ट्रैवर्स बाय लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज इन ओन ऑप्टिकल पाथ. इसकी वैल्यू होगी म्यू b. हाउ वी विल सी दिस. ठीक है. तो लेट्स से इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे एक वेव है. ठीक है. और ये समझ लीजिए मीडियम एयर है. ठीक है. यहाँ पे डिस्टेंस d कवर कर रहा है इन टाइम t. जैसे आपने किसी दूसरे मीडियम में इसको डाल दिया, ये दूसरे मीडियम में जा रहा है. ठीक है. इट इज बेसिकली अ डिफरेंट मीडियम. ठीक है. तो ये उसी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ. ये हो जाएगा आपका म्यू d. ठीक है. मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. विल द वेलोसिटी इन अ डेंसर मीडियम बिकम लेस? तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विल दैट बी लेस? यस इट विल बी. है ना. जिस टाइम पे उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, उसी टाइम पे यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करेगा भाई साहब. ठीक है. तो आप देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज v1 by v2 होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज v1 by v2. यहाँ पे v1 मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, दैट इज एयर, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. ठीक है. तो आपका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये क्या हो जाएगा? एयर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? d इन टाइम t. समझ में आ रहा है? देखो समझो भाई साहब, यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ होता क्या है. तो हम यहाँ पे एयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया म्यू, यहाँ पे एयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे c डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये एयर में उसने डिस्टेंस d ट्रैवल किया है इन टाइम t. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? c विल बी इक्वल टू d, सॉरी ये आपका एयर है, दिस इज बेसिकली एयर. ठीक है. दिस इज एयर. तो इसने d डैश बाई t कवर किया है एयर में. ठीक है. और इस मीडियम में, तो ये आपका एयर में इसने कवर किया कितना डिस्टेंस? d डैश. और मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर किया? d. ठीक है. तो उसने कम डिस्टेंस कवर किया उस टाइम में. तो आपका v क्या हो जाएगा? डिस्टेंस d कवर्ड इन मीडियम इन द सेम टाइम t. ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए.
तो ये हो गया d डैश बाई डी, ये हो गया म्यू, तो d डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट। मतलब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है, और उस मीडियम में आपका भाई साहब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर आपका डी डैश, so this will be mu d। तो mu d मतलब इतना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस d ट्रेवल बाय लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu हैज इट्स इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ। तो उसी टाइम पे इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu, और लेट्स से उस मीडियम में लाइट ने d डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अगर उसी टाइम पे लाइट को एयर में ट्रेवल करना होता तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था, तो दिया होगा जाएगा mu d। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है? So let's say a ray of light has traveled a distance d in a medium of refractive index mu. If this same ray of light was to travel in air, what is the path it would have covered in the same time t? तो ये हो जाएगा आपका mu d, इसी को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। So if a medium has a refractive index mu and in that medium in a particular time t a ray of light has covered a distance d, so in the same time in air it will cover mu into d, ठीक है, that is called optical path equivalent भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे समझो यहाँ पे कोई वेव है, ये आपका भाई साहब 6.5 लैम्डा है, देखो देख लो भाई साहब, ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया एक, मतलब एक एक लैम्डा ऐसे गिनते जाओ तो आपको यहाँ पे 6.5 मिल जाएगा, 6.5 लैम्डा है। अभी अगर आपने कोई मीडियम रख दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आप मीडियम रखोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब आपका स्पीड ऑफ लाइट वैसा कम हो गया है, ठीक है, तो वेवलेंथ छोटा हो गया, तो मतलब आपको यहाँ पे अभी इतना एयर है और इतना भाई साहब मीडियम है, इतना एयर है इतना मीडियम, तो कितना मिल रहा है आपको, 8 लैम्डा मिल रहा है, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0, मतलब अगर समझ लो यहाँ पे आपने ये वेव है, ये कोई दूसरा वेव है, उसका भी आपको 6.5 लैम्डा मिल रहा है, तो इनमें पाथ डिफरेंस कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक में आपका जो ये डिस्टेंस कवर हुआ है, ये म्यू डी डिस्टेंस कवर हुआ है, और ये हो गया है आपका x, ठीक है, तो म्यू डी यहाँ पे कवर हुआ है और यहाँ पे हुआ है x, तो म्यू डी प्लस x माइनस ये जो d डैश है, ठीक है, विच इज हाउ मच, 8 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, दैट इज सॉरी 6.5 लैम्डा, दैट इज 1.5 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू म्यू डी प्लस एक्स, ये म्यू डी बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट, सो दिस इज ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट, और ये x भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस x बी, ये x बेसिकली आपका पाथ इन एयर माइनस आपका d डैश, ये पूरा d डैश आपका डिस्टेंस इन एयर तो, ठीक है, ओके। So the concept of optical path may be introduced in terms of the change in wavelength. Change in wavelength of the wave changes. तो जैसे ही भाई साहब आपका मीडियम चेंज होता है तो आपके वेवलेंथ में भी चेंज आ जाता है। The frequency of a wave is determined by the frequency of the source and is not changed. तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। जब एक लाइट का मीडियम चेंज होता है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। When the wave enters a new medium, if the wavelength of light in vacuum is lambda naught and in the medium is lambda n, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ। भाई सी की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा नॉट इंटू एफ होती है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई एफ, वे एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। लैम्डा इन मीडियम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन फ्रीक्वेंसी। अभी वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा, आपको भाई साहब मालूम है यहाँ पे म्यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना हो जाएगा, सी बाई म्यू, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया सी बाई म्यू अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लैम्डा इन मीडियम विल बी इक्वल टू सी बाई म्यू अपॉन फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू एफ, और ये हो गया आपका सी इंटू सी, ठीक है। अभी 1 बाई म्यू एफ, अभी देखो सी बाई एफ क्या होता है आपका, सी बाई एफ इज नथिंग बट लैम्डा नॉट, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। तो लैम्डा इन this will be mu by not by lambda, तो lambda in medium will be equal to mu not by lambda, ठीक है, क्लियर है। speed in medium will be c by mu, clear, okay। So at any given instant the points differentiated by one wavelength have same phase of vibration, thus the points of separation lambda n in medium has same phase of vibration. On the other hand, in vacuum, points
at separation lambda naught will have the same phase of vibration. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो ऑप्टिकल पाथ जो आपने लिया हो यहाँ पे, ऑप्टिकल पाथ विल बी इक्वल टू म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ इन अ मीडियम, ठीक है। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो हमने अभी देखा वैसा ऑप्टिकल पाथ विल बी इक्वल टू म्यू इनटू डी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पाथ इन अ मीडियम, म्यू इनटू डी, सो ऑप्टिकल पाथ इज म्यू इनटू डी, ये हमने देखा भाई साहब, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग दैट इज अप्लाइड हियर। Okay, principle of superposition. The pressure disturbance that results is governed by the principle of linear superposition, which states that the resultant disturbance is a sum of disturbances from individual waves. ठीक है? Light is also a wave, an electromagnetic wave, and it too obeys the superposition principle. When two or more light waves pass through a given point, their electric fields combine. देखो, लाइट में दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी हैं, लेकिन हम किसकी बात करेंगे भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपके कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन एंड प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the square of the electric field strength is proportional to the intensity of light, which in turn is related to its brightness. यहाँ पे कुछ नहीं है भाई साहब, intensity of light is directly proportional to the square of the amplitude, ऐसा है, ठीक है। Thus interference can and does alter the brightness of light, just it does affect the loudness of sound. तो nature of electromagnetic waves, the principle of linear superposition, इससे आपको भाई साहब इंटरफेरेंस फिनोमिना मिलते हैं, डबल स्लिट इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। दो टाइप के इंटरफेरेंसेस हम एक्चुअली पढ़ेंगे, एक होगा आपका यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस और दूसरा होगा आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस। नेचर ऑफ साउंड, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो इसमें आपके इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या क्या आते हैं भाई साहब, डिफ्रैक्शन, बीट्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं भाई साहब। तो आप देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो लेट्स से सोर्स 1 है और ये आपका सोर्स 2, यहाँ पे दोनों भी ऐड हो जाएंगे, इसका क्रेस्ट और इसका क्रस्ट ऐड हो रहा है, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसा एडेड होकर मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, तो भाई साहब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सोर्स 1 और सोर्स 2, एक्चुअली सोर्स 1 और सोर्स 2 एक ही सोर्स के पार्ट है, विच इज बेसिकली अ कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। The waves emitted by source 1 and source 2 start out in phase and arrive at point P in phase, leading to constructive interference. तो constructive interference के लिए L2 minus L1 that is path difference कितना होना चाहिए, m lambda, इसको लिख लीजिए। L2 minus L1 मतलब path difference, ये आपका L2 है और ये आपका L1 है। तो इस वेव ने इतना पाथ कवर किया है, इस वेव ने इतना पाथ किया, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference that is L2 minus L1 is equal to m lambda, where m is equal to 0, 1, 2, 3, ठीक है, clear है। The waves emitted by two forces have the same phase to begin with, but they arrive at a point out of phase, as a result destructive interference। destructive interference में क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका out of phase हो रहा है, तो L2 minus L1 is equal to m plus 1 by 2 into lambda, where m is equal to 0। आपका m 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पे m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, यहां पे m की वैल्यू अगेन 0, 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये सिचुएशन है, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू एक्चुअली m प्लस हाफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी m प्लस हाफ, इसको अपन 2m प्लस 1 भी लिख सकते हैं। देखो एक्चुअली में क्या है, देखो L2 माइनस L1 को अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, कहीं कहीं पे आपका ऐसा भी है 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। क्लियर है भाई साहब, इसको अपन बाद में देखेंगे। सो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तो पहला तो आपका कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस के लिए, सोर्सेस का कोहेरेंट होना, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्स आप दो डिफरेंट सोर्सेस से क्रिएट कर ही नहीं सकते, you cannot create a coherent source of light by two different sources। बहुत बेचैनी है तुमको, ठीक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस आर व्हाट, ये आपके कोहेरेंट वेव्स हैं, देखो सेम फेज में जा रहे हैं। ये जब भाई साहब अपना क्रेस्ट को अचीव कर रहा है, ये भी अपने क्रेस्ट को अचीव कर रहा है, ये जब अपने ट्रफ को अचीव कर रहा है तो ये भी बराबर ट्रफ को, ये अपने क्रेस्ट को, ये अपने क्रेस्ट को, अगेन दिस इज कमिंग डाउन, इसको अपन पक्का कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। सो coherent sources, two sources are said to be coherent source if they produce two waves
having same frequency, same wavelength and same constant phase difference between them which does not change with time. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए. मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ इस कोहेरेंट सोर्स के कॉन्सेप्ट पे कई सवाल आए हैं. ठीक है, इसको लिख लीजिए प्लीज. कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, क्योंकि इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है ये कोहेरेंट सोर्स से चालू होता है. Done, done, done. So two sources are said to be coherent sources if they produce two waves having same frequency. तो क्या क्या है भाई साहब, दोनों waves की same frequency होनी चाहिए. ठीक है, same wavelength होना चाहिए. Both have the same frequency, same wavelength and constant phase difference. ये जो phase difference है ये constant रहेगा. It's not going to change with time. ठीक है, so there will be no changes in with regards to the frequency, wavelength or phase difference with respect to time. Okay, that is basically what we mean by coherent sources. Are we clear to this one? बढ़े आगे भाई साहब. ओके, सो इनकोहेरेंट सोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इनकोहेरेंट सोर्स. देखो यहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्स कैसा हो रहा है, इसका देखो इसका वेवलेंथ ही छोटा है भाई साहब. तो एक बार क्रेस्ट के साथ थोड़ा सा आ रहा है, फिर ये यहाँ पे तो ये आपका इनको ये तीनों भी आपके देखोगे अगर आप, ये इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं. ठीक है, so incoherent sources will look something like this. The waves emitted by incoherent sources can have different frequencies. इनकी frequency different wavelengths and having a varying phase difference. ठीक है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा. ठीक है, different frequencies हो गए, different wavelengths हो गए and varying phase differences. So these are known as incoherent sources. ठीक है, कोई भी दो different light source will behave as an incoherent source. अगर उनका पावर, उनका वोल्टेज, उनका वोल्टेज ये सब कुछ सेम हो तो भी वो इनकोहेरेंट सोर्स होंगे. एनी टू डिफरेंट लाइट सोर्सेस, एनी टू डिफरेंट लाइट सोर्सेस विल बी इनकोहेरेंट सोर्सेस हो जाएंगे. दिस विल बी बेसिकली इनकोहेरेंट. एनी टू डिफरेंट लाइट सोर्सेस विल बी इनकोहेरेंट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो पहले तो देख लो भाई साहब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में क्या हो जाएगा, अभी देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपने देखा था, क्या होता है, A1 दैट इज एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है. ठीक है, ये हो गया भाई साहब सिंपल हार्मोनिक मोशन का. y1 is the equation of simple harmonic motion of a particle p at a distance x1 from the source s1 under the influence of source s1 only. तो y1 हो गया इतना. अभी y2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, a2 sin ओमेगा 2 माइनस के x2 प्लस 5. तो ऑलमोस्ट देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y नेट की वैल्यू बाय सुपर पोजिशन क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलो y2 की वैल्यू कितनी है. यहां से कोई वेव निकल रहा है जिसका वैल्यू क्या है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा. यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इन दोनों इक्वेशंस को देखो और मुझे बताओ कि क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं. Are these two coherent sources? क्यों कोहेरेंट है कि नहीं वो पूछ रहा हूं. अरे सोर्सेज अलग है मतलब क्या एक ही अरे भाई साहब इक्वेशन को देखकर बताओ ना. सोर्सेज अलग है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे. हाँ हाँ, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया ना. देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये प्लस फाइव है, तो फेज डिफरेंस प्लस फाइव कांस्टेंट हो गया. एक दूसरा आपका क्या है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी. ओमेगा दोनों में है भाई साहब एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अरे बोलो भाई साहब, 2 पाई अपॉन 2 पाई वी ना. तो इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों का फेज डिफरेंस ये सेम हो गया भाई साहब. तो यही तो है आपका. अगर ओमेगा आपका भाई साहब है तो वेवलेंथ से मैच कराओगे तो वो भी सेम हो जाएगा आपका. ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यस दे आर कोहेरेंट सोर्सेस. वो एक सोर्स से आ रहा है, दो सोर्स से आ रहा है, दैट डजंट मैटर. जस्ट लुक एट द इक्वेशन a1 a2. हाँ ये जरूर है कि एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं. इसका एम्पलीट्यूड अगर a1 है तो लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड भाई साहब लेट्स से उतना ऊपर नहीं है,
तो A1 और A2 अलग अलग है, बट लुकिंग एट द इक्वेशन वी कैन वेरी वेल जज दैट ओमेगा इज सेम। अगर ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। और अगर भाई साहब के एक्स, के तो आपका कांस्टेंट होता है, एक्स यहाँ पे के, बस यहाँ पे फाइव का फेज डिफरेंस है विच इज ऑल्सो, तो फाइव का फेज डिफरेंस मेंटेन होगा, सो दे आर कोहेरेंट सोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। y2 इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो a1 प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है, तो आपका थोड़ा सा फेज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन y1 प्लस y2 आ जाए, दिस इज हाउ इट विल रिफ्लेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ओके, y नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2। तो a नेट की वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। tan फाइव की वैल्यू देखो, ये एम्पलीट्यूड a1 है, इधर भाई साहब a2 है, जैसे आपका भाई साहब हम वेक्टर सम करते हैं, तो tan ऑफ दिस फाइव विल बी इक्वल टू a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो y नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, और ये अल्फा की वैल्यू क्या देंगे हम, tan अल्फा इज इक्वल टू a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। So amplitude is not a vector quantity, but for the sake of shortcut trick, we treat them as vectors and solve them just as we solve the resultant of two vectors. तो जब हम दो चीजों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, so this is equal to a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो वेव का इक्वेशन चलेगा ऐसे ही भी चलेगा। क्या जो तेरे को लगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका, वी हैव लर्न दैट इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ टू साइनोसोडियल वेव्स। साइनोसोडियल वेव्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों भी वेव्स को आप साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या है, वी हैव लर्न दैट इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ टू साइनोसोडियल वेव्स। लेट द टू साइनोसोडियल वेव बी, ये आपका साइनोसोडियल वेव को हम कॉस फंक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी प्लस थीटा वन है, y2 इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा टू है, ठीक है। तो आपका भाई साहब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय a cos ओमेगा टी। तो a cos थीटा इज इक्वल टू a1 cos थीटा वन प्लस a2 cos थीटा टू, a sin थीटा विल बी इक्वल टू a1 sin थीटा वन प्लस a2 sin थीटा टू, ठीक है। सो आपका अगर a की वैल्यू हम पुट करें, इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को अगर हमने स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया वन, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा बोलो, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। यहाँ पे a1 स्क्वायर साइन थीटा वन प्लस a2 स्क्वायर साइन थीटा टू,
प्लस 2a1a2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे क्या, अगर a1 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस a2 सॉरी a1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों आपस में सामने आएंगे तो क्या होगा भाई साहब, ये दोनों का 1 हो गया, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे a1 स्क्वायर, है ना, a1 स्क्वायर प्लस a, तो ये आपने a1 स्क्वायर को कॉमन निकाला, वैसे ही आपको a2 स्क्वायर मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है, वैसे ही आपको a2 स्क्वायर मिल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, कर ही लो भाई साहब। ओके, सो यहाँ पे आपका देखो a, इसका अगर हम करते हैं तो ये हो गया आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस, अभी हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2a1 a2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। अभी इनको देखो भाई साहब, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं, किसको कॉमन निकालकर a1 स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं a2 और इसको ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका a2 स्क्वायर, ठीक है। 2a1 a2 इनको कॉमन निकाला तो प्लस 2a1 a2, अंदर क्या बचेगा भाई साहब, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। अभी आपको याद होना चाहिए cos थीटा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये कितना होता है भाई साहब, cos a माइनस b, ठीक है। तो 2a1 a2 ये हो गया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा बराबर किसके, a स्क्वायर के। सो a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसका अंडर रूट हो गया ये, ठीक है। कह रहे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2a1 sin थीटा 1, अभी tan थीटा मतलब इन दोनों को भाई साहब डिवाइड कर दो, a कैंसिल हो गया, tan थीटा हो गया, तो a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2 अपॉन a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2। अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 हुई, थीटा 2 की वैल्यू थीटा हुई, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी a1 cos स्क्वायर प्लस दिस का अंडर रूट, और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a2 sin थीटा 2 प्लस a1 प्लस a2 cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपका देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन बी, अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 है, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है, देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 प्लस a2, ये होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो आपका भाई साहब लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो सिंपल है, ये आपका एक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ में आप कितना एंगल कवर करते हैं, ये एक वेवलेंथ है, और एंगल के हिसाब से ये 0 पाई बाई 2 पाई पाई बाई 2 2 पाई, तो ये कितना होता है भाई साहब 2 पाई। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, तो आपका भाई साहब और क्या क्या वैल्यू हो सकता है, अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूं तो ये भाई साहब पाई हो सकता है, ठीक है, देन वी कैन बी 3 पाई, देन इट कैन बी 5 पाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। देन a इज इक्वल टू a1 माइनस, तो थीटा की वैल्यू जब 0 है भाई साहब, थीटा की वैल्यू जब 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, ठीक है, देन आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट इज a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, और थीटा की वैल्यू जब है आपकी क्या, पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो आपका हो रहा है a इज इक्वल टू a1 माइनस a2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको लिख लीजिए, जब थीटा की वैल्यू 0 है, देन इतना पोर्शन, when theta is equal to 0 2 pi 4 pi, then a, there is constructive interference का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 plus a2, when theta is equal to pi 4 pi, then a is equal to a1 minus a2। ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। दिस विल बी अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस विल बी अ केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है।
क्लियर है भाई साहब? ओके, द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस फ्रॉम S1 एंड S2 टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है डिस्टेंस S1 और S2 से जो पाथ है उसको अपन बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। आपका भाई साहब अ पाथ डिफरेंस ऑफ वन वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर दो, ये आपका एक लैम्डा हो गया, ठीक है, ये आपका एक पूरा लैम्डा किसके बराबर है? रेडियंस में 2 पाई के बराबर है। तो अ डिफरेंस ऑफ वन वेवलेंथ, अगर किन्हीं दो वेव्स में अगर एक वन वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस है तो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा? तो ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। ठीक है, सो जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है तो फेज डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई। फॉर अ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स द फेज डिफरेंस विल बी हाउ मच? तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, अगर लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस, ऐसे देख लो भाई साहब, ये पाथ डिफरेंस है और ये है आपका फेज डिफरेंस। दिस इज बेसिकली फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जब आपका लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है। ठीक है, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है तो फेज डिफरेंस आपका कितना हो गया? 2 पाई हो गया। अगर पाथ डिफरेंस 1 हो जाएगा तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अगर आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। पाथ डिफरेंस अगर 1 हो गया तो ऑब्वियसली 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा। अगर पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स हो गया तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, सो फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ डेल्टा एक्स द फेज डिफरेंस इन रेडियंस विल बी हाउ मच? 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। So delta x by lambda is the number of wavelengths corresponding to path difference. Each wavelength corresponds to a phase difference of phi. ठीक है, the intensity of a wave is proportional to the square of amplitude. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. ठीक है, I तो ये आपका रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दैट विल बी I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos डेल्टा। ये भाई साहब आपका क्या है? दिस इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, आपका पाथ डिफरेंस हो गया। तो वे डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स। एज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ cos पाई आर प्लस 1 एंड माइनस 1, तो आपका आई मैक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का ये स्क्वायर हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? देखो, अगर ये cos फाई की वैल्यू 0 जब होगी तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज, इसको अंडर रूट I1 का स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट I2 का स्क्वायर, और ये रहा भाई साहब आपका 2 I1 I2, है ना, I1 I2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और जैसे ये -1 हो जाएगा तो अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी S इज इक्वल टू 2n लैम्डा, n इज इक्वल टू 0 1 2 हो सकता है, डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी n इंटू लैम्डा। द कंडीशंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी डेल्टा इज इक्वल टू 2n माइनस 1, दैट इज n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू नॉट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 I नॉट कॉस स्क्वायर लैम्डा बाई 2। इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, पहले इसको समझते हैं। देखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में आपका A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, और आपका लेट्स से आपका Y1 का वैल्यू क्या है? Y1 की वैल्यू है, Y1 जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज A1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स है, और Y2 की वैल्यू भाई साहब क्या है? A2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है? देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, और इस अल्फा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, ओके, तो लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज, ये सब हम बाद में करेंगे। ओके, इसको ले लेते हैं। देखो, तो सिंप्लीफाई, एक है आपका वाई नेट, आपको दिया हुआ है कितना है? 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है।
मतलब दो वेव्स हैं, देखो दो वेव्स को आप ऐड कर रहे हैं, ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका y2, ये आपका y नेट है ना, ठीक है, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू है 4 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्रीज और y2 की वैल्यू है 3 sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्रीज, ठीक है। सो बिटवीन द टू गिवन वेव इक्वेशन चूज एनी वन इक्वेशन फर्स्ट फेज इज लेस देन द अदर। तो आपका 4 मतलब ये हो गया आपका a1, भाई देखो इसका 4 मतलब क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, तो ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस 30। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 हो गया इसका a2 साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है। अभी ओमेगा टी प्लस 120 दिस माइनस ओमेगा टी प्लस 30 कितने का आ रहा है भाई साहब, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री हो गया आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में। भाई देखो इस एंगल और इस एंगल के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस 30, तो कितने का डिफरेंस आ गया भाई साहब, 90 का डिफरेंस आ गया। तो आपका फाई का वैल्यू दैट इज फेज डिफरेंस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। आपका फाइव का वैल्यू कितना आया है 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, a1 का स्क्वायर भाई साहब दिया हुआ है 4, a2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2a1 a2, तो a नेट की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आपका टैन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, टैन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a2 साइन पाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ठीक है। तो a2 साइन फाइव, a2 का 3 साइन फाइव, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1, 4a1 प्लस 3 कॉस 90, ये 0 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 3 ये हो जाएगा आपका भाई साहब, ये पूरा हो गया आपका 0। तो tan फाइव की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 3/4। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें आपका ये थीटा है और ये लेट से 5 है, ये आपका भाई साहब 3 है और ये आपका 4 है, तो आपका लार्जर एंगल कौन सा होगा भाई साहब, मतलब देखो ये आपका 90 होगा ये, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट साइड जो है ये आपका भाई साहब दिस इज द स्मॉलर साइड, तो इसका ऑपोजिट तो एक होगा आपका 37, दूसरा होगा आपका 53 और तीसरा होगा आपका 90। तो इसमें आपका जो लार्जर साइड है ये, तो ये वाला हो जाएगा आपका 53, ये वाला हो जाएगा आपका 37, ठीक है। तो tan फाइव की वैल्यू जब 3/4 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 37 हो गया, 3/4 आ रहा है ना, तो tan फाइव की वैल्यू अगर आपको मिल रहा है 3/4, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 डिग्री, ठीक है। तो फाइव की वैल्यू हो गई भाई साहब 37 डिग्री, ठीक है। ओके, सो आपका वाई नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई नेट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, तो आपका भाई साहब अभी a नेट कितना आ गया 5, है ना, a नेट 5 आ गया, तो ये 5 लिखा आपने, साइन ओमेगा टी प्लस 67 कैसे आ गया भाई साहब ये, अच्छा हाँ ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस 30 इसका लिखा हमने, और प्लस जो 5 आपका फेज डिफरेंस निकाला आपने 37 का, तो ये आ गया 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67। क्या ये समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर पीपलम। तो आप क्या हुआ भाई साहब, तो यहाँ पे आपका अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, बिटवीन टू गिवन इक्वेशन चूज वन इक्वेशन, तो आपने भाई साहब किसी एक को पहला वाला इक्वेशन चूज करना है। तो आपका यहाँ पे y1 की वैल्यू हो गई a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 थीटा, y2 की a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस x, ठीक है। तो आपने इसमें a1 इसको चूज किया है और a2 इसको चूज किया, तो a नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अभी 5 की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 5 की वैल्यू आएगी ओमेगा टी प्लस 120 माइनस ओमेगा टी प्लस 30, सो दैट गिव्स यू 5 की वैल्यू एज 90। तो आपका एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5, cos ऑफ 90 ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 25 प्लस सॉरी 16 प्लस 9 दैट इज 25, 25 का अंडर रूट आ गया भाई साहब आपका 5, तो ये हो गया आपका नेट, ठीक है। तो ए नेट हो गया ये। अभी यहाँ पे फेज ऑफ फाइव वन प्लस अल्फा, फेज ऑफ फाइव वन आपका क्या है ओमेगा टी प्लस 30, और ये जो अल्फा निकाला है आपने वो कितना आया आपका 37, कैसे आया 37, टैन अल्फा की वैल्यू होगी a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, तो इस हिसाब से आपका अल्फा आ गया कितना 37, तो 5 sin ओमेगा टी 30 प्लस 37 दैट गिव्स यू, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट नेट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई वाई नेट की वैल्यू इतनी है, इसको कोशिश कीजिए भाई साहब,
सोल्यूशन को मत देखिए, वाई नेट इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30। तो यहाँ पे क्या था भाई साहब, इसको जरा बताइएगा। 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 6 कॉस ओमेगा टी लिखा है। ओके, क्योंकि इसमें भाई साहब, हाँ चलिए बताइए अभी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई नेट की वैल्यू। हम्म 6 कॉस ओमेगा टी है ना। ओके, तो ये आपका वाई नेट है, आपका वाई नेट है। क्या पूछा था इसमें, सिंप्लीफाई। ओके, तो ये आपका वाई नेट है, तो ऑब्वियसली ये वाला हो गया आपका वाई वन और ये वाला हो गया भाई साहब आपका वाई टू। अभी देखो, एक का इक्वेशन साइनोसोडियल है और दूसरे का कॉस में लिया हुआ है, तो दोनों को हमको साइन में लाना है। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन, हम यहाँ पे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये माइनस है कि प्लस है, ये कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। ओके, क्या था भाई साहब आपका वाई नेट इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 ना, और प्लस